Hello student, myself NK Singh and you are watching NKS Academy। इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर 5 में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट्स और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। वहां पे मैंने आपको कंसेप्ट्स को भी डिस्कस किया था और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किया था, यानी कंसेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों को मैंने एक साथ पढ़ा था। इस वीडियो सेशन में भी मैं वही करने वाला हूं। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो सेक्शन में जो सवाल मुझे करने थे पूरे के पूरे हो नहीं पाए थे, तो उसको कंटिन्यू मुझे करना था इसमें, तो वही कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें कहानी वही होगी, कंसेप्ट छोटी छोटी और फिर कंसेप्ट के बेसिस पे पढ़ रहा हूं। हाँ, इस वीडियो सेशन में मैं ज्यादा ख्याल रखूंगा कि जो 11th की चीजें हैं उससे और 10+2 की जो चीजें पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स वगैरह जो पढ़ रहे हो, उससे कनेक्ट करके सवाल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेम करूं। तो स्टार्टिंग पहली जो सवाल मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सिंपल सवाल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, इस वीडियो सेशन में भी उसी सवाल को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जो तरीका होगा वो थोड़ा बनाने का मैं अलग करूंगा और सवाल को थोड़ा डिफरेंट करूंगा। राइट, तो सवाल कुछ इस तरह से है। जो पहली सवाल आज के डेट में हम ले रहे हैं, हमारे पास एक रिंग थी और इस रिंग पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q, इसकी रेडियस R है और इसके एक्सिस पे सेंटर से जाते हुए इनफाइनाइट लेंथ का कोई चार्ज्ड रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ध्यान रहे, इनफाइनाइट लेंथ का है और इसकी चार्ज ना दे करके चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। तो सवाल अच्छे से देख लीजिए। एक रिंग है, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज दी गई है और एक रॉड है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जिसकी एक एंड सेंटर पे है, राइट, और इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है, लैम्डा। सवाल क्या है, इस रिंग और इस रॉड के बीच फोर्स निकालना है। क्या यह सवाल प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था? अगर आप रिमेंबर कर रहे हैं चीजों को तो आपको याद होगा कि यहां पे जो रॉड रहती थी वो L लेंथ का लिया था और चार्ज क्या लिया था, Q, और कैसे बनाया था वो भी आपको याद है। सॉल्यूशन भी इसमें हम लोग उसी तरीके से करेंगे, लेकिन एक दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग बदल के करेंगे। ठीक है, तो पहली जो सॉल्यूशन होगी फर्स्ट मेथड, वो जस्ट प्रीवियस की तरह होगी। सवाल क्या है, क्लियर? सवाल क्या है भाई? फाइंड द फोर्स बिटवीन रॉड एंड रिंग। बेशक ये चार्ज है दोनों। पहला तरीका क्या होता है, वही पुराना तरीका, एक्स पे जाकर के छोटा सा सेक्शन ले लेंगे और छोटे से सेक्शन पे सबसे पहले चार्ज निकाल लेंगे और इस रिंग के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गया, वहां की चार्ज पता पड़ गई, तो उस छोटे से चार्ज पे फोर्स देख लेंगे और उस फोर्स को इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से इन्फिनिटी। वहां पे कहां से कहा करते थे, 0 से L। तो वही काम करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो चार्ज निकालते हैं। चार्ज कितनी होगी छोटे सेक्शन पे, छोटी सी चार्ज होगी ऑब्वियसली लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। यहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन ही है, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। तो इसलिए छोटा सा फोर्स क्या हो जाएगा, छोटी सी चार्ज dq और उस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी चार्ज लैम्डा टाइम्स ऑफ dx और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पर कितनी होती है वो आपको पता है, x पे वो होती है k q अगर चार्ज है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो फोर्स है इसमें जो कांस्टेंट्स है उसको बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो k q लैम्डा x dx x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा इस पूरे टर्म का मैंने इंटीग्रेशन करना सिखाया था, -1/√अंडर दिस आया था। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो माइनस टाइम्स, पीछे ले लेता हूं, माइनस टाइम्स ऑफ √अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये नेट फोर्स आ गया। बस अब इसका सॉल्यूशन कर लो। तो पहले अपर लिमिट डालते हैं, -k q लैम्डा। पहले अपर लिमिट डालते हैं इन्फिनिटी, तो समथिंग 1/इन्फिनिटी। देखो x की जगह पर इन्फिनिटी डालोगे तो पूरा टर्म ही इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कोई भी ऐड करोगे इन्फिनिटी का √अंडर सब इन्फिनिटी आएगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसा करते हैं, 1/इन्फिनिटी होने वाला, -1/ ऑफ कोर्स r होगी। क्यों, 0 डालोगे तो x की जगह पर क्या होगा, 0 और √अंडर r स्क्वायर यानी क्या बचेगा, r। इस चीज को आप अपने से फटाफट कर लेना।
ये 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या आ गया के क्यू लैम्डा बाई आर। तो ये फोर्स हो गया। अब जहां तक डायरेक्शन की बात है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं इस रॉड की बात करूं तो रॉड पे फोर्स इस साइड में लगेगी रिपल्सन की वजह से, और अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग पे इसके वजह से इस साइड लगेगी। क्लियर है? और फोर्सेस दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगी। ठीक है, जितनी फोर्स वो उस पे लगा रहा होगा वो इस पे, दोनों म्यूचुअल फोर्सेस है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रही होगी। तो अगर मैं एफ ऑफ रॉड पूछूं तो यही होगी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस आई कैप, और एफ ऑन रिंग में लिखूं तो माइनस में लिखना पड़ेगा। सो ये दो आपके आंसर्स हो गए। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, जो कि नया कुछ नहीं है, जस्ट प्रीवियस को मैंने कंटिन्यू किया। अब मैं नया तरीका कैसे कर रहा हूं, देखिए अभी तक हम लोग का क्या था, अभी तक हम लोग का रेफरेंस मतलब ज्यादातर हम लोग रिंग को रिगार्ड में लेते थे और रिंग के वजह से सब कुछ निकाल करके फोर्स रॉड पे देखते थे, राइट। तो यहां पे रिंग को हम रेफरेंस लेके चलते थे, राइट। अब मैं क्या करूंगा, रॉड को रेफरेंस लेके चलता हूं। ठीक है, रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के रीजन पे देखूंगा, राइट, और फिर उसका इंटीग्रेशन करूंगा या जो होने वाला है वो देखते हैं। तो सेकेंड मेथड वही है। सोचिए अगर मेरे पास ये इन्फाइनाइटली लार्ज रॉड है और इसके इस एंड पे कुछ इस तरह से रिंग रखी हुई है और यहां से डिस्टेंस आर है और ये इन्फाइनाइटली लेंथ का चार्ज रॉड है। तो एक चीज पता रहना चाहिए, और आई होप आपको पता ही है वो चीज, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, इन्फाइनाइटली लार्ज लेंथ की कोई अगर चार्ज रॉड है तो इस एंड पे अगर कैपिटल आर डिस्टेंस ले ले तो दो साइड में इंटेंसिटी होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड में इंटेंसिटी होती है, यानी रॉड के जस्ट परपेंडिकुलर, और एक रॉड के जस्ट अलोंग, और इस साइड की इंटेंसिटी होती है के लैम्डा बाई आर। अरे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, यही होता था। और इस साइड में भी इंटेंसिटी एग्जैक्टली वही होती थी, के लैम्डा बाई आर। क्लियर है? के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते थे। तो ये चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, और उससे पहले भी ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर रखे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, सोचो जरा, ये जो रॉड है, इस रॉड के वजह से मेरे को इस पे फोर्स देखना है। ठीक है, अब थोड़ा फील करो, सोचो, इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली फील करो तो ज्यादा मजा आएगा। सपोज करो कि ये रॉड है, रॉड का ये एंड है, और इस एंड से रॉड इन्फिनिटली लार्ज है। अब एक रिंग यहां पे कंसिडर करो, ये रिंग देखो ध्यान से, रिंग दिखाई दे रही है। अब इस पॉइंट पर सोचो, जस्ट इसके अप वाले पर सोचो, अप वाले पर यहां पे इंटेंसिटी इसका किधर होगा, सोचो। इंटेंसिटी इसका एक इसके जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर होगी और एक अलोंग इस साइड में, क्लियरली एक ऊपर और एक इस साइड। नीचे सोचो किधर होगी, नीचे एक जस्ट नीचे और एक इस साइड। तो जितनी फोर्स नीचे लग रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना नीचे होगा एग्जैक्टली आर पे उतना ही ऊपर होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सेक्शन पे फोर्स लग रही होगी नीचे, उतनी ही फोर्स ऊपर लग रही होगी। तो ये वाली फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और ये वाली फोर्सेस और ये वाली फोर्सेस एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, एड अप कर जाएंगे। क्लियर है? सिमिलरली सोचो, इस रीजन में सोचो, इस रीजन में एक फोर्स इस साइड और एक फोर्स इस साइड, और इस जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाओ, एक फोर्स इस साइड और एक फोर्स इस साइड। तो डायमेट्रिकली अपोजिट वाला फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो जो भी फोर्स होगा इधर इधर हो रही है। यानी कोई रिंग सोचे तो रिंग पे दो फोर्स लग रही है। अगर मैं ऐसा रिंग सोचूं, इस तरह से रिंग सोचूं, तो एक ऊपर की तरफ ऐसे लग रही है जस्ट प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक डायमीटर के जस्ट अपोजिट्स लग रही है इससे। तो ये वाली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वही नेट रिजल्टेंट फोर्स देगी। तो सोचो, इस साइड पे अगर मैं रहूं तो एक फोर्स इस साइड में लग रही है, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए EY लिख देता हूं, और एक फोर्स इस साइड में लगेगी। मैं फोर्स बोल रहा हूं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, लेकिन फोर्स में बोल रहा हूं क्योंकि छोटा सा सेक्शन में लूंगा तो उस पर फोर्स इधर ही होगी। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली उधर ही फोर्स होगा, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो बहुत ही सिंपल है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट में एक फोर्स इधर और एक इधर, यानी कौन सा एड अप हो जाएगा, एक्स वाला एड अप हो जाएगा, और EY वाला अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो केवल एक्स में फोर्स निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर ले, अपना आंसर आ जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या एक्स में इंटेंसिटी आपको पता है? बिल्कुल पता है, के लैम्डा बाई आर। अगर इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो के लैम्डा बाई आर। क्लियर? और इस पर छोटा सा चार्ज तोड़ लो DQ, तो छोटी सी फोर्स कितनी होगी, देखो तो छोटी सी फोर्स होगी, छोटी सी चार्ज, और उस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और EX की वैल्यू कितनी है, EX की वैल्यू है के लैम्डा बाई आर। क्लियर?
तो ये हमने छोटा सा फोर्स देख लिया, ठीक। किस डायरेक्शन में देखा? एक्स में। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स में। तो नेट फोर्स अगर मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे? के लेमडा बाई आर, जो कि कांस्टेंट है, देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, लेमडा फिक्स्ड ही है, आर फिक्स्ड ही है, के फिक्स्ड ही है, तो इंटीग्रेट कर दो डी क्यू का। और डी क्यू का इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ? पूरे चार्ज का वैल्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू ही है। तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू क्या हो जानी है? कैपिटल क्यू। तो फाइनली फोर्स कितना हो गया? के लेमडा बाई आर क्यू। एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमने प्रीवियसली किया है। देखो के लेमडा क्यू बाई आर, के लेमडा क्यू बाई आर, सिमिलरली वही है। तो क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें क्या हो रही है कि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार हो रही है, ठीक है, और एक डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा और डायरेक्ट क्या कर लिया हमने? इंटीग्रेट कर लिया। क्लियर है? तो चलो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। तो ये सवाल जस्ट हमने प्रीवियस क्लास के एक सवाल को ही रिपीट किया। तो आइए अब हम लोग कुछ अच्छे सवाल देखेंगे जिसका थोड़ा बहुत लिंक कहां से होगा? 11th से होगा। तो पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम नए सवाल पे आते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल सेट करने से पहले मैं 11th की कुछ चीजें आपको रिकॉल करवाता हूं। 11th में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। प्रोजेक्टाइल मोशन नॉर्मल वाला मैं बात कर रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन वाला नहीं। तो नॉर्मल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था? जस्ट इस तरह से था। इसमें क्या समझने की चीज थी? यू वेलोसिटी से फेंका करते थे थीटा एंगल पे, तो इस वाले को हम लोग बोलते थे हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको बोलते थे मैक्स हाइट। क्लियर है? और जितने टाइम में ये फ्लाइट कर लेती थी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला करते थे। तो सबकी कुछ वैल्यूज थी। 2u साइन थीटा बाई जी, इसका रेंज आपको पता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट h मैक्स जो होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये सब चीजें कैसे आती है वो आपको पता है। लेकिन इन सारी चीजों में एक खास बात थी कि जो फोर्स लगती थी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जस्ट नीचे लगती थी। कितनी लगती थी? mg। और इसके वजह से जो एक्सेलरेशन होती थी वो कितनी होती थी? g, विच इज जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती थी। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती थी। तो ये सब चीज आपको पहले से पता था। और हाँ, इस पाथ का इक्वेशन भी पता था, जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते थे। उसका वैल्यू होता था x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप बहुत आसानी से जानते हो। इसका एक अलग फॉर्मेट भी होता था रेंज के टर्म में, याद होगा, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर? तो खैर वो अलग चीज है। अभी हम लोग बात करना चाहते हैं कि अगर इन सारे सवालों को, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में है, राइट, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर दें। बस ग्रेविटेशनल फील्ड को हटा दें, एक ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम क्रिएट करें जिसमें केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो क्या इस सवाल को फ्रेम किया जा सकता है? बिल्कुल फ्रेम किया जा सकता है। पहले मैं इजी सवाल फ्रेम करता हूं, उसके बाद एक टफ सवाल। तो मान लीजिए कि एक वर्टिकल रीजन में ही ऐसा कुछ है, और ये प्लस में प्लेट ले लेता हूं और ये माइनस ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर है, ध्यान से देखेंगे, और यहां से किसी निगेटिव चार्ज को मैंने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका। क्लियर? और ये प्लेट एनफ लार्ज है ताकि ये जब गिरे तो फील्ड में ही रहे, मतलब बाहर ना जाए फील्ड से, ऐसा कुछ सिस्टम है। अब पहले तो ये बताओ, क्या ये सिस्टम इक्विवेलेंट है या नहीं है? पहले जज करके बताओ, फिर सवाल हम लोग फ्रेम करेंगे। सोचो, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये कैसा है? ग्रेविटी फ्री है। ग्रेविटी को आपको नेगलेक्ट करनी है। सोचो, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? फील्ड के अपोजिट या फील्ड के डायरेक्शन में? फील्ड के अपोजिट लगती है, पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में। तो जैसे ही निगेटिव चार्ज जाना चालू करेगी, फील्ड जस्ट ऊपर है, तो फोर्स जस्ट नीचे। कितनी फोर्स लगेगी? Q टाइम्स ऑफ E। क्या एग्जैक्टली उसकी तरह है? जैसे ही हम पत्थर को फेंकते हैं तो mg नीचे एक्ट करना चालू करता है। सिमिलरली यहां पे नीचे फोर्स एक्ट करना चालू करेगा, कितना? Q इंटू E। तो यहां पे जो भी g से हम लोग बाद में काम करते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं होगी, एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। क्लियर? तो सोचो, क्या पूरी सवाल हम लोग फ्रेम कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, h मैक्स,
एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो सिंपल है, जो भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, केवल उसमें g के जगह पर यहां पे नए फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो हो जाएगा। क्लियर? तो क्या करें, सोचो तो फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे? ऑफ कोर्स q टाइम्स ऑफ e लग रही है। ऊपर या नीचे? जस्ट नीचे, क्योंकि माइनस चार्ज है, अपोजिट लगेंगी, q टाइम्स ऑफ e। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी? QE डिवाइडेड बाई m। तो क्लियर, बस a को हम किससे रिप्लेस कर दें? g से रिप्लेस कर दें। सारे फोर्सेस सम, सारे के सारे रिजल्ट्स एग्जैक्टली वैसे होंगे, तब तो आसान है। t इक्वल्स क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई g की जगह पर क्या करेंगे आप? QE बाई m। रेंज की जगह पर क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g की जगह पर क्या करेंगे? QE बाई m। सिमिलरली h की जगह पर आप देख के कर लेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और वो डाल लेंगे और फिर y की जगह पर डालेंगे। सो क्लियर है? तो ऐसे सवाल बहुत ही आसान माने जाएंगे। क्लियर? अब इसी में एक और टाइप का सवाल फ्रेम किया जा सकता है। बस सिंपल एक सवाल फ्रेम किया जाएगा। सपोज करो कि यहां प्लस क्यू चार्ज दे दे। क्या दे दे? प्लस क्यू चार्ज। और यहां फील्ड को पलट दे, जैसे यहां पे प्लस कर दे और यहां पे माइनस, तो बात वही होगा ना, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स ऑब्वियसली फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी, तो सेम डिस्कशन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, अगर बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि सर अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं होता तो क्या होता, तब तो सर आप बोलोगे कि सर ग्रेविटी भी लग रही होगी और जो फोर्सेस पहले से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है वो भी लग रही होगी। बेशक, तब तो ये अच्छा सवाल बन जाएगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें भी अभी कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो चलिए पहले आप इस चीज को एक बार देखिए, मैं बगल में जस्ट करके आपको बताता हूं। ठीक है, पहले इसको साफ कर लेते हैं, मैं आपको करके बताता हूं कि कैसे करेंगे जब हमारे पास दोनों तरह की फोर्सेस होंगी। अभी मैं सिंपल सवाल सेट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। चलो अब फील्ड को थोड़ा पलट देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को फेंकेंगे। फील्ड ऊपर से नीचे, ग्रेविटी भी है, और चार्ज कौन सा हो गया? प्लस क्यू। कितने की रफ्तार से फेंक रहे हैं? यू की रफ्तार से, थीटा एंगल पे। सब कुछ निकालना है, क्वेश्चन सिंपल है। फाइंड टी आर, ये एच मैक्स, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, सब कुछ निकालो। तो आप 1 मिनट वीडियो को एक बार पॉज कर लो और खुद से एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है? और एक बार जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो फिर उससे देख लेना। ठीक है? तो चलिए, आई होप आपका हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो करें क्या? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। लेकिन सोचो, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं तो हमें तो जी चाहिए होगा ना, तो यहां जी के अलावा और कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहां पहले से एफ नेट तो निकाल लो, नीचे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? एम जी, और अगर प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है, तो साथ में क्यू ई। तो अब की बार क्या होगा? एक्सेलरेशन जरा निकालो तो इस फोर्स की वजह से कितनी होगी? एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से हो रही है, मैं एम से डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर? ये एक्सेलरेशन होगी, और ये एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स किधर होगी? डाउनवर्ड। तो पहले केवल जी लगता था, अब उसमें एड अप हो गया QE डिवाइडेड बाई m। तो बहुत ही आसान है। क्या करें? जितने भी सवाल अभी हम लोगों ने फ्रेम किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट में जी की जगह पर, सारे के जगह पर क्या डालें? G प्लस QE बाई m, तमाम आपके आंसर्स हो जाएंगे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद से कर लो। ठीक है? तो इस सवाल का मेन कंसेप्ट यही था, किसी भी तरीके से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को निकाल लेना। क्लियर? हाँ, कुछ लोग के मन में अभी हो रहा होगा कि सर अगर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर कर दें, जरा गौर से देखिए, अगर हम एक ऐसा सवाल सेट करें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जस्ट ऊपर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? बाकी सब कुछ वैसे ही, अभी ग्रेविटी है, राइट? यू वेलोसिटी से थीटा एंगल। तो देखिए, ये सवाल में एफ नेट क्या होगा, सोचने की बात है। एक फोर्स तो ऊपर लग रही होगी, सोचो एक फोर्स किधर लग रही होगी? ऊपर QE, और नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? mg। मान लो mg बड़ा है QE से, ठीक है, मैं नीचे ही आने दे रहा हूं इसको, ज्यादा मैं कंप्लेक्स नहीं कर रहा। तो अगर मान लो कि mg ज्यादा है QE से, तो F नेट क्या हो जाएगा? mg माइनस QE। सोचो, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? मैं डायरेक्ट लिखता हूं, m से डिवाइड कर लिया दोनों में, m से m कट गया, तो g माइनस QE बाई m। तो ऑब्वियसली g माइनस QE बाई m सारे जगह पर एक जगह पर डाल लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है सिवाय इलेक्ट्रिकल फोर्स और उसके वजह से नई एक्सेलरेशन मिल रही है। क्लियर है? तो चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा इससे लेवल बढ़ा करके, ऐसे भी वो उसमें ज्यादा कोई दम नहीं है सवाल में, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके मैं सेट करता हूं। तो पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं सेट करता हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ऐसा कुछ है, मान लीजिए कि किसी रीजन में, ये पूरा का पूरा रीजन है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में गिवन है, ऐसे इसके साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ अल्फा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ साथ ग्रेविटी भी नीचे है। क्लियर है? और यहां पे किसी प्लस क्यू चार्ज को u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से थीटा एंगल पे फेंका गया है। तो सवाल वही है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। आपसे दो चीज पूछा जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज क्या होगी, आप इसके बारे में चर्चा करें। क्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया यह सवाल। क्यों कॉम्प्लेक्स हो गया अभी आपको समझ में आएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंपोनेंट होगी, जरा सोचो तो। एक इस साइड में होगी E cos अल्फा और एक वर्टिकली डाउनवर्ड होगी E sin अल्फा। तो उस चार्ज पे दो फोर्सेस लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल, और mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस चार्ज पार्टिकल पे अब केवल वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स नहीं लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है। तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं है, राइट? ये ऐसा प्रोजेक्टाइल है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक्सेलरेशन में है। क्लियर है? तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं 11th में, ठीक है। तो क्या किया जाए ऐसे सवालों में? तो ऐसे सवालों में सबसे पहले वर्टिकल मोशन की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल मोशन की चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम निकालते थे, अगर आपको याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम लोग निकालते थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता था, जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में हम मोशन से बात रखते थे। अगर मैं थोड़ा सा डिराइव करके आपको बताता हूं, थोड़ा फील करवाता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होती थी, u sin थीटा, याद करिए। अच्छा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाता था, टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाता था, तो जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन हो जाती थी जस्ट इसके अपोजिट हो जाती थी। तो अगर मैं इनिशियल y की बोलूं तो वो u sin थीटा होती थी, और फाइनल y की बात मैं बोलूं तो वो माइनस u sin थीटा होती थी, राइट? और एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे डाउनवर्ड ही होता था, माइनस g। तो हम लोग क्या करते थे, t निकालते थे, तो v इक्वल्स u प्लस at कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस u sin थीटा, इनिशियल होती थी u ऑफ कोर्स sin थीटा और माइनस g टाइम्स ऑफ t। क्लियर है? हम इसको इधर लाते थे तो माइनस 2u sin थीटा इक्वल्स माइनस g टाइम्स ऑफ t, तो t निकलता था 2u sin थीटा बाय g। तो ये 30 चीज तो हम लोग पहले से 11th में डिराइव कर रखे हैं, लेकिन इसको डिराइव करने का मेरा कुछ खास मकसद है। आप इसमें एक चीज, खास चीज को देखिएगा, जो g है यहां पे जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड है, राइट? और ये सारा का सारा जो मोशन हो रहा है, देखो ये y के डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, y के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, x में तो गया ही नहीं। यानी हमें केवल और केवल y डायरेक्शन में क्या देखना है, एक्सेलरेशन देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में। क्लियर है? एक चीज और, जब हम रेंज निकालते थे तो क्या करते थे वो भी देख लो। रेंज निकालने में क्या करते थे, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट और जितना टाइम लगता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, u cos थीटा टाइम्स ऑफ t। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती थी, तो s इक्वल्स ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर का तो फंडा ही नहीं, वहां पे a की कोई जीरो है। तो रेंज क्या होता था यहाँ पे, u cos थीटा टाइम्स ऑफ t, और बस इसको t का वैल्यू डाल करके, राइट, और उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते, ट्रिगोनोमेट्री यूज करते थे और फॉर्मूला आ जाता था जो आना था। क्लियर है? अब यहां पे प्रॉब्लम है, वो सोचो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पे एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। तो रेंज निकालने में तो आप u cos थीटा टाइम्स ऑफ t तो नहीं कर पाओगे ना। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में जब चल रहे होंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, पहले भी था और अभी भी है। हाँ, अब थोड़ा बदल गया है, पहले थोड़ा अलग था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में तो हॉरिजॉन्टल में कुछ सोचना ही नहीं होता है, जो भी सोचना होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो अभी भी हमको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जी एक्ट करती थी बस उसी को डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस सवाल के लिए जरा हम ध्यान से देखें कि वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में
कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो एक तो mg एक्ट कर रही है और एक साथ में QE एक्ट कर रही है। एक mg एक्ट कर रही है, साथ में QE एक्ट कर रही है। क्लियर है? तो सोचो एक्सेलरेशन कितनी होगी, mg प्लस QE डिवाइडेड बाई m। अगर मैं m से डिवाइड करूं तो क्या मिल जाएगा, देखो g प्लस QE बाई m, यही होगा ना। क्लियर है? अच्छा चलो, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल को मैं y ले लेता हूं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सोचो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है। और एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, ये QE मैं फिलहाल अभी E लिख रहा हूं, मैंने अभी क्लियर नहीं किया कि E कितना है, वो तो मैं डालूंगा तो पता चल जाएगा। तो y डायरेक्शन में E क्या है, देखो तो y डायरेक्शन में क्या है, E साइन अल्फा। तो मैं थोड़ा क्लियर करके लिखूं, क्लियर अब पूरा हो गया ये, राइट। और x में क्या है, x में कौन सी फोर्स होगी, सोचो सोचो। x में तो ग्रेविटी नहीं लग रही है ना, x में केवल और केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है। तो x में कौन सी फोर्स होगी, सोचो, QE cos अल्फा, QE cos अल्फा। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, फोर्स डिवाइडेड बाई m। क्लियर है? तो x में हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, y में हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए और रेंज चाहिए। सॉल्व आप खुद करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, t निकालूं, तो ये तो फॉर्मूला होता था 2u sin थीटा बाई g होता था, पहले होता था वर्टिकल वाला। तो अब वर्टिकल वाला क्या होगा, ay, और 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई ay कितना है जरा देखिए, ay देखिए कहां है, यह रहा, यहां रहा, g प्लस QE साइन अल्फा बाई m। क्लियर है? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो फिर रेंज निकालना कोई इशू नहीं है। पहले रेंज के फॉर्मूला में u cos थीटा इंटू टी कर लेते थे, और अब उस साइड में चूंकि एक्सेलरेशन है तो u cos थीटा टाइम्स ऑफ t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो क्या करें, रेंज निकाल लें। तो रेंज होगा u cos थीटा टाइम्स ऑफ t प्लस हाफ ऑफ a x इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑब्वियसली इस साइड में लगेगी। क्लियर है? तो क्या कर लें, u cos थीटा इंटू टी, टी तो आपको पता ही है, टी कितना है, या खुद से डाल लो, मैं नहीं डालना इसमें, आप खुद से डाल लो। हाफ ऑफ ए एक्स तो आपको पता ही है, अभी निकाल रखा है, QE cos अल्फा बाई m इंटू टी डाल लो, सॉल्व कर लो इसको। क्लियर है? तो आई होप आपका ये चीज क्लियर हुआ होगा, और ये सवाल अच्छा है, उन दोनों सवालों से सवाल अच्छा है। तो चलिए आप इसको एक बार कॉपी कीजिए, फिर मैं नए सवाल के साथ मिलता हूं। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्चुअली नेक्स्ट सवाल जो मैं फ्रेम कर रहा हूं वो सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। तो सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपके पास है ही, तो पहले तो मुझे सवाल फ्रेम कर लेने दीजिए, फिर सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा। जो भी चीज इस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करके फिर इस सवाल को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो सवाल कुछ ऐसा है, एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे किसी बॉब को बांध रखा है, उसकी चार्ज Q है, मास m है, और ये ऐसा अलाउ किया गया है कि ये वर्टिकली सर्कुलर मोशन कर सके इस तरह से। सवाल क्या है, ध्यान से सुने। बोला यह गया है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द वेलोसिटी एट द टॉप so that the maximum tension in the string becomes 20 times of its weight। जो इसकी वेट है ब्लॉक की, उसकी 20 गुना ज्यादा टेंशन हो जाए। लेकिन इस सवाल में साथ साथ एक और बात है। एक और बात क्या है, ध्यान से सुने। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर गिवन है, ये क्वेश्चन की मेन ब्यूटी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना वेलोसिटी आप V1 इस पे टॉप पे सप्लाई करेंगे ताकि इसमें मैक्सिमम टेंशन, स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन कितना हो जाए 20 टाइम्स ऑफ इट्स वेट, यानी T इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ mg। क्लियर है? अब इस सवाल को देख करके जो लोग 11th का चीजें अभी रिकॉल नहीं कर रहे हैं तो इस सवाल उनके लिए काफी वाकई ये टफ लगेगा कि कैसे सोचे मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती है, बहुत तरह की चीजें हैं इसमें। क्या ये टेंशन हर जगह इक्वल होगा? सर्कुलर मोशन में टेंशन कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आप करवा रहे हो, ठीक है, तो टेंशन हर जगह इक्वल नहीं होता। तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होता है? तो चलिए इन सब की चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करें, डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, राइट। छोटा छोटा कंसेप्ट। तो सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी सी आइडिया मैं आपको दे दूं। सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल चल रही होती है तो दो बातें हैं, एक इसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, टेंजेंशियल, और दूसरी चीज कि इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए चाहे जहां से आ जाए, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ये चीज तो आपको पता ही होगा। और ये जो फोर्स जो होती है ना सेंटर की तरफ जो लगती है, वो जो बॉडी पे अवेलेबल फोर्सेस है उसी का नेट रिजल्टिंग फोर्स होती है सेंटर की तरफ, कोई अलग से फोर्स नहीं होती है, ठीक है। ये चीज आपको पहले से पता है। तो थोड़ा आइडिया आप लगाएं कि अगर मैं इस जगह पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं, सपोज करो कि अगर स्ट्रिंग वाली सिस्टम है, सपोज करो कि स्ट्रिंग वाली सिस्टम है और स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ T है, मैं केवल अब ग्रेविटेशनल पुल की बात में कर रहा हूँ। नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, mg। सोचो ऊपर T नीचे mg, क्या यही नेट फोर्स होगी सेंटर पे? अगर इस समय की रफ्तार अगर v है तो T माइनस mg नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो किसके इक्वल होती है, mv² भाई। अगर रेडियस r है या l है तो l ले लो। सो T विल बी mg प्लस mv²/l। तो यहां पे mg में कुछ ऐड हो रही है। अगर मैं ऊपर के पॉइंट्स पे जाऊं तो सोचो, ऊपर के पॉइंट्स पे सपोज करो कि वेलोसिटी v' है, ऑब्वियसली टेंशन इधर होगी और ऑब्वियसली mg भी इधर होगी। ऊपर जो इसको सेंट्रीपिटल मिलेगा T प्लस mg के द्वारा मिलेगा और mv²/l होगी। तो यहां से जब तुम निकालोगे टेंशन तो क्या आएगा, देखो पहले से कम होगा, माइनस आ रहा है। तो ये तो फील आती है ना आपको सर्कुलर मोशन से कि टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे कम होती है। तो अब इस सवाल में एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो मैक्सिमम टेंशन की बात कर रहे हैं वो दरअसल बॉटम मोस्ट पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। सवाल में क्लियर नहीं था, लेकिन हमें खुद से सवाल को सोचना है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन आपको गिवन है और वो 20 टाइम्स ऑफ वेट के। इतनी बातें तो क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक चीज की और रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और वो है पोटेंशियल एनर्जी लिखने को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते थे या किसी भी चीज का जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है। कहीं भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं तो आप क्या करते हो, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के कर रहे होते हैं ना। वो चीजें सब जगह नहीं बताई जाती है, लेकिन इनफाइनाइट पर हम क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल क्या मान के चलना है, जीरो। तभी उसके रेस्पेक्ट में आप सब जगह का पोटेंशियल लिख रहे होते हो। कोई चार्ज का पोटेंशियल कैसे लिख रहे होते हो, Q इंटू वहां का पोटेंशियल Q टाइम्स ऑफ V। क्लियर है? और भी किसके रेस्पेक्ट में, उस इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में भी है वहां का, तो ठीक है। अगर निगेटिव पोटेंशियल है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से जो फोर्स लगती है mg लगती है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो किसी चार्ज Q पे फोर्स लगती है वो Q टाइम्स ऑफ V लगती है। तो जो mg की तरह लगेंगे, mg जैसे मान लीजिए कि अगर नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे mg नीचे एक्ट कर रही है और हम ऊपर जा रहे हैं, सोचो तो mg नीचे और हम ऊपर जा रहे हैं। रेफरेंस लेवल अगर हम पृथ्वी को ही ले रखे हैं तो फोर्स के जस्ट अगेंस्ट में जा रहे होते तो क्या होता है, प्लस mgh। सोचो अगर मान लो कि यहां पे मेरा रेफरेंस लेवल है और ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और हम ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर जा रहे होते तो यहां पे कौन सी एनर्जी हम लिखते हैं इसके रेस्पेक्ट में। अगर रेफरेंस लेवल है यहां है, यहां का पोटेंशियल अगर जीरो है तो क्या लिख रहे होते हैं, सोचो तो mgh लिख रहे होते हैं। और यहीं से अगर मैं नीचे चलाता हूं तो क्या लिखते हैं, माइनस mgh। तो सिमिलरली मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, सोचो, और तूने कहीं भी एक रेफरेंस लेवल बना रखा है, मान लो यहीं पर रेफरेंस लेवल बना रखा है, तो अगर यहां से तुम h हाइट ऊपर जाते हो, राइट, किसी चार्ज Q को लेकर के, तो सोचो क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट जा रहे हो। एक्चुअली हम लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे mg होती थी तो डायरेक्शन में जब आते थे, देखो रेफरेंस से जब नीचे आते थे तो माइनस होती थी, तो जैसे ही आप रेफरेंस से जब डायरेक्शन में जाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस हो जाएगी। डायरेक्शन में है तो कितनी माइनस होगी, सोचो mgh तो नहीं होगी ना, mg के जगह पर क्या होगा, Q टाइम्स ऑफ E, और h के जगह पर ये, लेकिन ये क्या होगी, माइनस। और अगर इसी रेफरेंस से अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अपोजिट है,
तो mgh मतलब q टाइम्स ऑफ e इंटू एच। क्लियर है? तो ये रेफरेंस लेवल पे तय होता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। लेकिन एक बार अगर मैंने रेफरेंस लेवल देख लिया तो उस रेफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के या ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट जाने पे पोटेंशियल पॉजिटिव लिखते हैं और सेम डायरेक्शन में जाने पर नेगेटिव लिखते हैं उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। कितनी? mgh या qeh। क्लियर है? तो इतनी नॉलेज अगर आपको है तब हम लोग सवाल पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए पहले इतना चीज आप पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है, और मैं अप्रोच कर रहा हूं। तो देखिए सवाल को हम कैसे फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऊपर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। सवाल में गिवन कहा है, यहां पे गिवन है कुछ, तो सबसे पहले यहां का टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो टेंशन ऑब्वियसली ऊपर होगी, mg नीचे, क्या इस पर और भी फोर्स लग रही होगी? बिल्कुल, QE ऊपर, तो इस पर 3 फोर्सेस लग रही है। तो सोचो अगर ये सर्कुलर पाथ पे ऊपर से फेंकेंगे तो सर्कुलर पाथ पर ये रुकी तो नहीं होगी, चल रही होगी, तो इसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे रफ्तार होगी भी। तो इस पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितनी है? सोचो T प्लस QE ऊपर में से mg कम कर लो, क्या बचेगा फिर? वही सेंट्रीपिटल के इक्वल होगा अगर L लेंथ है तो यहां से टेंशन तो आपको पता ही है, यहाँ पे यहीं पे टेंशन क्या होती है? मैक्स होती है। और ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो मैक्स टेंशन है वो 20 टाइम्स ऑफ mg है। तो मैं इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो 20 टाइम्स ऑफ mg प्लस QE माइनस mg इक्वल्स mv स्क्वायर बाई एल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 19 टाइम्स ऑफ mg प्लस QE और इसको L को इधर ले आते हैं इक्वल्स mv स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग बचा के रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ का भी पता नहीं है ना, राइट, और यहाँ का भी पता नहीं है, तो यहाँ का भी आपसे पूछा गया है। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, याद होगा सर्कुलर मोशन में हम लोग यूज करते थे, एक ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड बी। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक रेफरेंस लेवल ले लो कहीं, चलो मैं इसी को रेफरेंस लेवल लेता हूं इस जगह पर, और रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लेके चलते हैं? 0। किसी भी टाइप के पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेके चल रहे हैं। अब सोचो ए पे कौन कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी ए पे, उसी तरह से पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी बी पे। लेकिन जैसा कि पढ़ा है आपने कि रेफरेंस लेवल ए पे ले लिया गया है तो पोटेंशियल किसी भी टाइप का क्या होगा? 0। काइनेटिक होगी, हाँ बिल्कुल होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। बस इतनी सी एनर्जी है। बी पे जाएंगे तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? सोचो बी पे जा रहे हो तो ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हो और 2l लेंथ पे जा रहे हो तो mg2l प्लस में ना mg2l। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप देखो फील्ड में ही जा रहे हो, आप फील्ड के डायरेक्शन में ही जा रहे हो तो नेगेटिव होगी। कितनी? QE इंटू 2l, QE इंटू 2l। क्लियर है? ये दोनों पहले आप समझ लो अच्छे से। और काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है वहां का हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर, जिस v1 को हमें निकालना है। इतना तो लिख लिया। अब सोचो क्या mv स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल रखा है? बिल्कुल, लौटा देते हैं। तो पहले कुछ सॉल्व करते हैं। हाफ को पहले साफ करते हैं दोनों साइड से, तो हाफ साफ होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो गया mv स्क्वायर इक्वल्स 4mgl माइनस 4qel, और हाफ तो साफ हो चुका है, ऐसा कुछ। और mv स्क्वायर का वैल्यू तो हमने निकाल रखा है ना, 19 mg प्लस QE टाइम्स ऑफ L, ये हो जाएगा 4mgl 4qel mv1 स्क्वायर। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करते हैं। 19 mgl और 4 mgl बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 mgl। और ये क्या है? QEL, और इधर देखो माइनस 4 QEL बुलाओगे तो 5 QEL आ जाएगा इक्वल्स mv1 स्क्वायर। तो आपको तो v1 चाहिए था ना, कॉमन ले लो इसमें, 5l कॉमन होगा ऑब्वियसली, तो 3ml बचेगा, सॉरी mg बचेगा, प्लस QE डिवाइडेड बाई m, और v1 निकाल रहे हो तो रूट भी चढ़ा लो। एक बार चेक कर लो इसका सॉल्यूशन, जो भी हो जाए कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? देख लेना सॉल्यूशन क्या है। तो हमने क्या चीज देखा भाई? हमने चीज इसमें यही देखा कि सबसे ज्यादा टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होती है
और पोटेंशियल एनर्जी चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको रेफरेंस लेवल लेना जरूरी है। फील्ड के डायरेक्शन में मतलब फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे तो रेफरेंस लेवल से नीचे अगर आप चले गए राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और फील्ड के अपोजिट गए रेफरेंस लेवल से तो आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ये सब चीज आपको ऑलरेडी कंसेप्ट है इन सब चीजों का, मैं आपको एक बार रिकैप करवा दिया। और ये क्वेश्चन बढ़िया माना जाएगा, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए और अब मैं एक बढ़िया सवाल लेके आता हूं, ठीक है। वो सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो आप पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं एक बहुत ही मस्त सवाल लेके आता हूं। आइए एक बहुत ही बढ़िया सवाल देखते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट पे आपको बहुत सारे जगह पर सवाल मिल जाएंगे और बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल कुछ इस तरीके का है, आपके पास एक रिंग है और इस रिंग के 1/4 पे पॉजिटिव चार्ज दी गई है और इस पार्ट में नेगेटिव चार्ज दी गई है। और चार्ज का वैल्यू न देकर के मैं चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देता हूं लेमडा और माइनस लेमडा। इसकी रेडियस मान लो r है और किसी सरफेस पे ये रखी गई है, ठीक। इस रिंग की मास m है, क्लियर। अब इस साइड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई किया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया गया है। तो ऑफ कोर्स इस निगेटिव पर, ठीक है, और इस पॉजिटिव पर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। बहुत कुछ इस सिस्टम में होगी और ये क्या है, रफ है। पहले सवाल सुनो क्या है। सवाल ये है, इफ रिंग रोल्स प्योरली, प्योर रोलिंग हो रही है, then find the value of frictional force। क्या करनी है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान रहे, इस पर एक सवाल और फ्रेम हम लोग करते हैं। अभी वो सवाल फ्रेम नहीं करेंगे, जब हम अब डायपोल आप पढ़ा देंगे तो डायपोल में मैं अब एक सवाल फ्रेम करके बताऊंगा। बढ़िया सवाल होता है वो सवाल ऐसा कुछ है कि जैसे अभी जो सिस्टम देख रहे हो ना, तो इस सिस्टम में रिंग ले रखा है ना, वहां पे मैं क्या लूंगा, एक स्फीयर लूंगा, राइट। और एक स्फीयर लूंगा और उस स्फीयर के इस वाले पार्ट में या पूरे आधे वाले पार्ट में, या जैसा अपना सिस्टम हम लोग सेट करेंगे वैसा पार्ट में कुछ चार्जेस दे दिया गया। और चार्जेस उसमें सरफेस पे नहीं, पूरे अंदर तक सरफेस दिया गया, पूरे अंदर तक चार्जेस दिया गया, फिर अंदर तक चार्जेस दे दिया गया। और सेम क्वेश्चन वहां भी फ्रिक्शन निकालनी है, ठीक है। या फिर फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ दे देगा और कुछ अननोन क्वांटिटी उसमें सप्लाई कर देगा और बोलेगा कि अननोन क्वांटिटी की वैल्यू क्या है। वो बढ़िया सवाल है, मैं खुद फ्रेम करूंगा आपको, ठीक है। तो पहले तो अभी सिंपल सवाल करते हैं, फिर जब डायपोल पढ़ेंगे तो डायपोल में ही उस सवाल को हम लोग फ्रेम करेंगे। तो सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। आपके पास एक रिंग है, माइनस चार्ज क्वार्टर में है और फिर इस क्वार्टर में नेगेटिव चार्ज है। चार्ज की जो डेंसिटी है दोनों की सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेफ्ट से राइट की तरफ। और आपसे पूछा गया है कि सरफेस अगर रफ है और ये प्योर रोल कर रही है तो आप बताएं कि कितनी फ्रिक्शन फोर्स होती होगी, ठीक है। अब इस सवाल को बनाने के लिए पहले हमें सोचना पड़ेगा कि प्योर रोलिंग का कंडीशन कैसे होगा, ठीक है। और प्योर रोलिंग का कंडीशन आई होप आपको पता होगा। ये चीज तो सबको पता है कि कोई भी सर्कुलर सिमेट्री वाली बॉडी अगर बिना स्लिपिंग के अगर चल रही है सरफेस पे, राइट, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं कि ये प्योर रोल कर रही है। प्योर रोलिंग की कंडीशन है कुछ, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ओमेगा का एंगुलर स्पीड है, तो ओमेगा और भी रिलेटेड होते हैं कुछ इस तरीके से, जहां भी ये सेंटर ऑफ मास का रफ्तार होता है। अच्छा, अगर इसमें एक्सेलरेशन भी है साथ साथ में, तो किसी भी इंस्टेंट में अगर मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी और ओमेगा ये है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगा। और साथ साथ सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अगर ACM है और इसकी रोटेशनल अल्फा जो है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अगर अल्फा है, तो ACOM भी होनी चाहिए अल्फा टाइम्स ऑफ r। तो दो कंडीशन यहां ट्रू होता है, अगर एक्सेलरेशन है तो ये और ये दोनों ही, और केवल अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो ये केवल कंडीशंस ट्रू होती है। ये चीज आपको रोटेशन में पता होगा, ठीक है। अब इस सवाल को करने से पहले एक चीज सोचिए कि इसमें जो अल्फा आएगी क्यों आएगी। अल्फा यानी कि रोटेशनल
जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है ना वो क्यों आएगी? क्योंकि पक्का उसमें टॉर्क लग रहा होगा, राइट? बिना टॉर्क का अल्फा तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि टाउ बराबर क्या होता है, आई टाइम्स ऑफ अल्फा। तो जब तक कि टॉर्क ना हो जाए तब तक तो अल्फा आने का कोई सवाल ही नहीं है। क्लियर है? तो सोचो कि भाई टॉर्क कहां से आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं कि इसमें टॉर्क आएगा कैसे। सोचो, पहले तो देखो कि फोर्स इसमें लग रहा है कि नहीं। सोचो कि फोर्स है या नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सोचो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या प्लस क्यू पे इस साइड में फोर्स लग रही है और माइनस क्यू पे इस साइड में फोर्स लग रही है। जितनी फोर्स इस साइड में उतनी ही फोर्स इस साइड में, क्योंकि दोनों की चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है। तो क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होता? बिल्कुल नेट फोर्स क्या होती? जीरो होती। जब इस पे नेट फोर्स जीरो होती तो निश्चित रूप से इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन सरफेस कैसा है? रफ है। सरफेस कैसा है? रफ है। तो सरफेस रफ है तो इसमें फ्रिक्शन भी पक्का क्या हो रही होगी? एक्ट कर रही होगी। क्लियर है? तो ये तो निश्चित है कि जितना फोर्स इस पे इस साइड में लगता होगा एग्रीगेट, क्या फोर्स लग रहा है वो सब मैं निकाल के बताऊंगा, राइट? और इस पर एग्रीगेट जितना फोर्स लगता होगा दोनों का रिजल्टिंग फोर्स क्या होता होगा? पक्का जीरो होता है, राइट? ये तो क्लियर है। लेकिन अगर आप सेंटर के अबाउट अगर ध्यान से देखें तो क्या इस फोर्स के वजह से क्या एक टर्निंग इफेक्ट मिल रही है? सुनो, फोर्स इनटू सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो इस फोर्स की वजह से एक टर्निंग इफेक्ट इधर मिल रही है और इस फोर्स की वजह से इसके टुवार्ड्स इधर टर्निंग इफेक्ट। तो इसके वजह से भी क्लॉकवाइज और इसके वजह से भी क्लॉकवाइज। इसका मतलब पूरा रिंग इस दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से रोटेट करेगी। पक्का क्या होगी? रोटेट करेगी। क्लियर है? तो ये तो रोटेट करेगी भाई, रोटेशनल इफेक्ट तो लगता है कि होगा। अच्छा ठीक है ये। अब एक और बात सुनो, जब ये रोटेट ऐसे से कर रही है, क्लियर है, ऐसे से रोटेट कर रही है, तो इस रोटेशन को ध्यान सुनो, इस रोटेशन को काउंटर कौन कर रहा होगा? मतलब इस अगर मैं इसको कुछ ना करूं, सरफेस अगर स्मूथ दे दूं तो ये कैसे रोटेट कर रही होगी? सोचो, ये इस तरह से रोटेट कर रही होगी। कैसे रोटेट कर रही होगी? इस तरीके से ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होगी। तो जब कोई चीज ऐसे ऐसे रोटेट करे तो सरफेस पर ये किधर स्लिप करना चालू करेगा? ये वाला सरफेस किधर जाना चालू करेगा? इस साइड में जाना चालू करेगा। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? ऑफ कोर्स इस साइड एक्ट करेगा। सोचो किधर एक्ट करेगा? इस साइड फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सोचो, अभी फिलहाल फ्रिक्शन का डायरेक्शन मत सोचो, पहले तो देखो कि अगर ये फोर्सेस एक्ट करी तो नेट फोर्स तो जीरो, लेकिन नेट टॉर्क जीरो होगी क्या? नहीं। इसके अबाउट अगर ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स और ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट दे रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह से रोटेट करने लगेगी। तो सरफेस को ऑब्जर्व करो जरा, सरफेस को ये किस तरह से खरोच कर रही होगी? जस्ट ऐसे ऐसे नीचे मार रही होगी, ऐसे ऐसे मार रही होगी। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? आगे की तरफ। जस्ट प्रैक्टिकली फील करके देखो, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स आगे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये चीज तो हमें फील आ गया कि चलिए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रिक्शन तो एक्ट कर रही है, ठीक है, टॉर्क भी इसमें लग रहा होगा, ठीक है। तो ये टॉर्क कितनी है? तो हमारे पास जो ये चार्ज का सिस्टम पड़ा हुआ है, ये चार्ज का सिस्टम पड़ा हुआ है, ये कितना टॉर्क देगा? सबसे प्रॉब्लम तो ये है, फ्रिक्शन का तो कोई इशू नहीं है, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा लेंगे, लेकिन ये कितनी टॉर्क दे रही होगी ये सवाल में पता नहीं है। तो सबसे पहला तो काम करेंगे कि ये सेक्शन और इस सेक्शन के वजह से कितनी टॉर्क लगती है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो साइड से पहले मैं टॉर्क करके आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। देखिए, सोचिए अगर मैं यहां से थीटा एंगल पे जाऊं, राइट, यहां से थीटा भी हो जाएगा और एक छोटा सा सेक्शन तोड़ लूं, नीचे भी ऑटोमेटिक तोड़ ले रहा हूं, तो छोटा सा सेक्शन में डी थीटा पे जाता हूं। तो सबसे पहले बताओ कि इसका लेंथ क्या होगा? तो आपको पता है ना कि डी थीटा यानी थीटा बराबर एल बाई आर, सो डी एल विल बी आर डी थीटा। सो चार्ज इस पर कितनी सी होगी? छोटी सी चार्ज जो भी होगी वो लेमडा टाइम्स उसकी लेंथ, और लेंथ तो ये है, इस पे भी सेम चार्ज और इस पे भी सेम चार्ज।
तो इस छोटे से सेक्शन पे फोर्स ऑफ कोर्स इधर होगी, छोटी सी फोर्स होगी, और इस सेक्शन पे फोर्स छोटी सी इस साइड में होगी। क्लियर है? तो इस पे जो इसके टुवार्ड्स अगर टॉर्क लगा रहे हैं तो ये भी फोर्स टॉर्क दे रही है और ये भी फोर्स टर्निंग इफेक्ट दे रही है। अब सोचो ये पूरा का पूरा क्या है, आर है, और ये थीटा ले रहे हो, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देख लो, ये पूरा आर है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। इसमें भी देखो फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो सोचो छोटा सा टॉर्क जो होगा कितना होगा, ये होगा डी एफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये होगा आर साइन थीटा। ये टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में है और ये भी क्लॉकवाइज सेंस में, दोनों को जोड़ लो क्योंकि एक ही टाइप है, प्लस क्यों लिखे बार बार, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो छोटा सा टॉर्क हमने निकाल लिया, लेकिन जो छोटा सा फोर्स होगा वो क्या होगा, Q मतलब उसका छोटा सा चार्ज इंटू E, ये होगा ना फोर्स, इंटू आर साइन थीटा। तो 2dq आप निकाले हो यहाँ, लेमडा टाइम्स ऑफ आर इंटू डी थीटा, और E आपको पता है। तो छोटा सा टॉर्क कितना निकल गया देखो, 2 लेमडा आर स्क्वेयर E साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसलिए टोटल टॉर्क इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू व्हाट। देखो मैं 0 से लेकर के मैं π/2 तक जाऊं तो इधर जाऊं तो इधर भी 0 से π/2, मतलब एक का निकाल रहा हूं तो दोनों का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस पीछे कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू π/2। सोचो जल्दी से, कॉस π/2 करेंगे तो 0 और माइनस कॉस 0 यानी -1 आएगा इसका वैल्यू, तो -1 यहाँ पे और यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा आर स्क्वेयर ई। ये हमने नेट टॉर्क निकाला, और ये टॉर्क किसका निकाला, ध्यान सुने, केवल और केवल चार्जेस पे लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स के वजह से टॉर्क निकाला है, अभी फ्रिक्शन इसमें नहीं है। क्लियर है? तो चलिए ये चीज तो हमने निकाल लिया टॉर्क। अब अगर हम लोग नेट टॉर्क निकालें इसके टुवार्ड्स, सेंटर के टुवार्ड्स, सेंटर के टुवार्ड्स नेट टॉर्क निकालें, तो इन दोनों का सेंस क्लॉकवाइज है, अगर हम उसको पॉजिटिव ले लें तो ये 2 लेमडा आर स्क्वायर ई, ये किसका टॉर्क है, ऑफ कोर्स चार्जेस का है, नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, और ये फ्रिक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो माइनस फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नेट टॉर्क हो गया। और नेट टॉर्क जब हमने निकाल लिया, गौर से सुनना, नेट टॉर्क निकाल लिया तो क्या हम इसको आई टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, आई टाइम्स ऑफ अल्फा, तो ये हो गया 2 लेमडा आर स्क्वायर ई माइनस एफ आर। क्लियर है? तो अल्फा क्या होगी सोचो, 2 लेमडा आर स्क्वायर ई माइनस एफ आर बाई आई, और आई किसका, सिस्टम का, रिंग का, रिंग का आई क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर। तो क्या कर ले हम लोग, सो अल्फा विल बी 2 लेमडा आर स्क्वायर ई माइनस एफ आर बाई एम आर स्क्वायर। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, अल्फा निकाला है इस पूरे सिस्टम का। अब प्योर रोलिंग हो रही है तो क्या होता है, अल्फा इक्वल्स ए बाई आर, या ए इक्वल्स अल्फा टाइम्स ऑफ आर। एंड व्हाट इज ए? ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सोचो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स किधर लग रही है, आगे, और कौन सा फोर्स है, वो फ्रिक्शन। सोचो तो नेट फोर्स आगे है तो सेंटर ऑफ मास तो एक्सेलरेट करेगी ना, पक्का। इस दोनों की वजह से नेट फोर्स 0, क्योंकि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स 0, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही है, आगे। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग फ्रिक्शन को लिखते हैं, तो F क्या होगी सोचो, m टाइम्स ऑफ a सेंटर ऑफ मास होगी ना, F बराबर m, एक ही फोर्स आगे लग रही है। अच्छा चलो, तो ये इक्वेशन सेकंड मान लो। क्लियर है? अब हमको क्या पता है, प्योर रोलिंग का कंडीशन। अब प्योर रोलिंग का कंडीशन ये है, प्योर रोलिंग होती है कि ए सी एम इक्वल्स अल्फा टाइम्स ऑफ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू सोचो, ए की वैल्यू यहां से लिख लो, ए की वैल्यू, ये किसका एक्सेलरेशन है, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास का है, तो यहां पे कर लेंगे एफ बाई एम। क्लियर है? इक्वल्स अल्फा क्या है, ध्यान से देखो, अल्फा क्या है, अल्फा है 2 लेमडा आर स्क्वायर ई, 2 लेमडा आर स्क्वायर ई माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। क्लियर है? इनटू आर छूट रहा है यहां से, एक आर से आर कैंसल, एम से एम कैंसल, तो ये एफ आर हो जाएगा इस साइड, और ये सॉल्व करो, 2 लेमडा आर स्क्वायर ई माइनस एफ आर, फिर बुला लेते हैं इसको, तो 2 एफ आर विल बी
2 लेमडा आर स्क्वायर ई। सो आर से आर कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सो फ्रिक्शन विल बी लेमडा आर ई। क्लियर है? तो कितनी फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी? लेमडा आर ई। वाकई एक सवाल बहुत ही बढ़िया है। आप इस सवाल को 2-2 बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है? एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए, फिर अगर आपको कहीं समझ में नहीं आती है तो फिर दोबारा देखें, और तीसरी बार जरूर आप खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है? और इस सवाल को एक बार अच्छे से विजुअलाइज कीजिए, जितनी भी चीजें मैंने बताई है आपको, आप एक बार अच्छे से विजुअलाइज करिए। सवाल बहुत ही अच्छा है। और इस टाइप का एक और सवाल हम लोग फ्रेम करेंगे डायपोल में, उसमें स्फीयर लेंगे, राइट? हॉलो स्फीयर लेंगे या सॉलिड लेंगे, जो आप कहेंगे वो हम लोग ले सकते हैं, या दोनों लेके कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज जो भी सवाल हमने किए थोड़े अच्छे लेवल का सवाल किया, ठीक है? अब हम लोग इसमें एक सेक्शन और देने वाले हैं, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, जो कि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर 7 हो जाएगी। वो 5, 6 एंड 7, यस 7 हो जाएगी वो। तो 7 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी, उस पे बेस्ड बहुत सारे छोटे छोटे सवाल मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो सेशन समझ में अच्छे से आया होगा। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू।